अपेक्षित मोदी जी है। थोड़ा सा रूट जरूर है वो, रूट जरूर है वो। आश्रम में प्रकाश सर एकदम चेंज थे। मतलब वो प्रकाश झा थे ही नहीं जो गंगा जल के टाइम पे मैंने उनको देखा था। गोरा बंदा मतलब हीरो, सावला बंदा मतलब विलेन, सावला बंदा मतलब विलेन। 6 साल का बच्चा भी आजकल गाली दे देता है। एक्टर्स वाली फील्ड में तो बड़ा मारा मारी है, मतलब मारा मारी है, मतलब मारा मारी है, मतलब मेरे सामने कई बड़े बड़े आर्टिस्टों को उन्होंने अपने खो डाला है, क्योंकि 90% तो एक्टर ही हैं जो कुछ नहीं कर पाते तो कास्टिंग में आ जाते हैं। कि सर मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ। जब तक आपका नाम नहीं होता तो कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर को मतलब कंसीडर नहीं कुछ नहीं करते। समझते। काला है मतलब वो गुंडा ही है, विलन ही है। भाई अगर आपका नाम हो गया है तो फिर आपको कास्टिंग वाले या डायरेक्टर हर रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टार पुत्र होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बेटे होते हैं, वो बनते हैं अपन लोग। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त और आज के एपिसोड का होस्ट एंड अ वेरी कॉमन मैन आशीष कुमार। So, viewers, our guest today is a talented Indian actor known for his impactful roles in films and web series. He rose to fame with powerful performances in Jai Ganga Jal and Ashram Season 3. He has also impressed audiences through popular TV shows. शायद आपने भी देखा होगा like CID and तारक मेहता का उल्टा चश्मा. His dedication, passion, and versatility have made him a rising star in the entertainment industry. तो बिना देरी किए लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू नीरज सिंह राजपूत जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास है। सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया द हिलरी टाइम्स को। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एट प्रेजेंट सर क्या चल रहा है, किन चीज़ों में आप बिजी हैं और आपके जो फैंस हैं वो किस तरीके के प्रोजेक्ट कमिंग डेज में देखना पसंद करेंगे। देखिए अभी मैंने जस्ट एक कांस फेस्टिवल के लिए फिल्म की है, द साइलेंट सेकंड सोल। तो वो राजस्थान की एक मतलब रियल स्टोरी है प्रोस्टिट्यूट के ऊपर, जहाँ पे एक गांव है जिनका ये पुश्तैनी मतलब ये एक बिजनेस वही रहता कि उस जो गांव में 200-250 घर है, सारे घर का वही काम है, देह व्यापार का। तो उसमें मैंने एक नेगेटिव किरदार निभाया जो एक भाई का है, एक फैमिली का, जो पिंप रहता है और शहर से कस्टमर्स वगैरह लाता है। बहुत सारे, बहुत अच्छी फिल्म है और कांस में सबमिट हो गई है वो। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी फिल्म शॉर्ट लिस्टेड होगी और सेलेक्ट होने के चांसेस हैं उसके। एकदम अलग कंटेंट है वो। रियली सो नाइस सर, हमें भी बड़ी खुशी होगी जितनी जल्दी आपका ये प्रोग्राम, जो ये आपका शो है, हमें देखने को मिलेगा। सर ये शॉर्ट मूवी है या वेब सीरीज है? एक्चुअली फुल लेंथ मूवी है ये। अच्छा ठीक है सर। इसके डायरेक्टर हैं जीत पठारू सर। तो हम्म। ये थिएटर में भी रिलीज हो गया आफ्टर हम्म। फ्रांस के। ठीक है। सर हमें पता चला कि आपने सर, आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं। जी। तो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आप फिल्मों में कैसे आ गए? अच्छा खासा उसमें भी करियर था। तो ऐसे क्या कारण थे, या बचपन से आपकी इच्छा थी कि नहीं भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है? मेरे लॉ करने के पीछे ना मेरी मम्मी का पूरा मतलब इसमें हाथ बोल सकते हैं आप, क्योंकि मेरी मदर भी लॉयर हैं हाई कोर्ट में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो मैं मुंबई 2005 में चला गया था। तब मैं बीकॉम कंप्लीट करके गया था। तो मैंने मुंबई से रह के पढ़ाई की थी लॉ की। तो लॉ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है उनके फ्यूचर के लेके। तो जैसे वो लोग देखते रहते हैं न्यूज में या मीडिया में कि जो एक्टर्स हैं जिनका काम नहीं चल रहा है तो वो उनकी कितनी बुरी हालत हो जाती है। ऐसे कुछ केसेस देखे हैं उन्होंने। तो इस बात को लेके बड़ी टेंशन में चिंतित थी वो। तो उन्होंने कहा बेटा लॉ कर लो, तुम्हें जो करना है वो करो। मतलब देखिए एक्टर बनने का शौक और ये पैशन जो था, सपना जो था, बचपन से ही था मेरा। बचपन मतलब जब 10th के बाद होश संभाला तभी टीवी में जब मुंबई देखता था मैं, तो मुझे लगता था ये यार ये अपना सा लगता था, मुझे लगता यहाँ है कुछ अपना। तो बस वो चीज पलती रही, फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया।
2-3 साल इप्टा में मैंने काम किया, उसके बाद मैंने मुंबई का रुख किया, और मदर के बोलने पे मैंने लॉ कर लिया। उन्होंने बोला कि बेटा एक्टिंग में अगर जो स्टार पुत्र होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बेटे होते हैं, वो बनते हैं, अपन लोग का नहीं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं फिर भी करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन लॉ कर लो। इन केस कभी ऐसा होता है कि तुम्हें वापस आना पड़ा, तो कम से कम एक तुम्हारे पास कमाई का साधन, जरिया रहेगा अपना सरवाइव करने के लिए। तो आपने अपनी मदर का भी सपना पूरा किया और अपना भी सपना पूरा किया। जी और जी, मतलब आपके इस लाइन से बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि जब आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से मुंबई में जाके अपनी पहचान बना सकते हैं बिना किसी सोर्स और फोर्स के, तो बहुत जी, सारे लोगों को एनर्जी भी मिलेगी और बिल्कुल इंस्पिरेशन बिल्कुल। भी मिलेगा। सर, जी, आपके ऊपर नेगेटिव रोल कुछ ज्यादा ही दिखता है हमें, ऐसा क्यों सर? इंडस्ट्री में हमारे यहाँ गोरा बंदा मतलब हीरो, सांवला बंदा मतलब विलेन, ऐसी ट्रेंड बन गया था। अभी हालांकि सिनेमा काफी चेंज हो गया है, अब वो बात नहीं रही, अब कंटेंट हीरो होता है इंसान। तो अब नवाज भाई जैसे कई लीड रोल में आए, हमारे मनोज बाजपेयी जी हैं, काफी सारे एक्टर हैं जो हीरो का कैरेक्टर मतलब जिन्होंने किया। हालांकि ये पहले पॉसिबल नहीं था, पहले से धर्मा प्रोडक्शन में या यशराज में सारे क्यूट मतलब जो दिल्ली के एकदम चॉकलेटी बॉय होते हैं ना, वो उनको हीरो माना जाता था। काला है मतलब वो गुंडा ही है, विलन ही है। तो ये मैं अच्छे से कर भी पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल होता हूँ नेगेटिव रोल में, उसमें हमें परफॉर्म करने का मौका मिलता है, वेरिएशन देने का मौका मिलता है। और हीरो का तो जो है फ्लैट चलता रहता है, अच्छा 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 सब, उसमें ज्यादा वेरिएशन और ज्यादा कुछ होता नहीं। तो मुझे पसंद भी यही नेगेटिव ही कैरेक्टर पसंद है एक्चुअली। आपने कलर को लेके जो बात कही, अपने कई जी सारे इंटरव्यूज में मिठुन चक्रवर्ती ने भी सेम बात कही है। मिठुन जी जी। ने भी वही बात कही जो बहुत पहले सेवेंटीज में एक्सपीरियंस किया, और आप आज 2025 में यही बात कह रहे हैं। तो क्या बॉलीवुड अभी भी कलर को लेकर के डिस्क्रिमिनेट करता है? देखिए, हमारे यहाँ जैसे रिक्वायरमेंट आई कास्टिंग की, उन्होंने बोला कि लीड बॉय, रिच लुक, तो सांवला बंदा रईस हो ही नहीं सकता, उनका मानना ऐसा है। मतलब रिच है तो वो गोरा है तो ही रिच है माना जाएगा उसको, काला है तो वो गरीब है। तो ये पता नहीं क्यों ऐसी धारणा बना के रखी है कास्टिंग में। तो जहाँ रिच लुक का आता है तो उधर मैं अप्लाई करता नहीं हूँ, कि मुझे पता है मेरा रिच लुक नहीं आता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आपका नाम हो गया मार्केट में, मतलब आपने एक अपनी पहचान बना ली, उसके बाद ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है। आप काले हैं, गोरे हैं, कुछ भी है, मतलब अगर आप चल गए इंडस्ट्रीज में, तो आपको फिर वो रिच भी बना देते हैं मतलब, ऐसा है। सूट वूट डालिए से नवाज भाई ने, आपने देखा होगा किक में एक मिलेनियर मिलेनियर का एक कैरेक्टर, मतलब एक रिच बंदे का कैरेक्टर किया, तो वो अब उससे साबित होता है कि भाई अगर आपका नाम हो गया है तो फिर आपको कास्टिंग वाले या डायरेक्टर हर रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले वो निगेटिव रोल में आए और फिर बाद में हीरो बन गए। जी कलर कलर वाली बात पर मैं कह रहा हूँ। जी सर, कुछ सवाल बच्चों का है, उन्होंने आपसे पूछा है, क्योंकि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी आप नजर आए, तो जी। उसमें आप कैसे जुड़े, उससे जुड़ी कोई खास याद हो, खासकर बच्चों के व्यू से, तो आप प्लीज बताइए। मतलब इस मेरी जर्नी में तारक मेहता का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी पहचान बनाने में। मतलब लोग मुझे तारक मेहता से ही जानते थे, हर घर का बच्चा जो देखता है वो मुझे पहचान जाता था। तो अरविंद मर्चेंडे जो प्रोडक्शन हेड थे तारक मेहता में, अब वो नहीं रहे दुनिया में। हाँ, मतलब अभी कुछ 8 साल पहले हार्ट अटैक से वो चले गए। तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत हेल्पफुल, बिना किसी मतलब के, बिना किसी सोर्स पहचान की जरूरत नहीं, अगर आप टैलेंटेड हैं तो वो प्रोडक्शन में थे। लेकिन वो कास्टिंग भी देखते थे, हर चीज उनके हाथ में थी। जब से तारक मेहता स्टार्ट हुआ तब से वो उसको हैंडल कर रहे थे। तो मैं एक शो में, एक फंक्शन में था, तो विवेक जी थे प्रोडक्शन में, उनके असिस्टेंट थे। तो किसी के माध्यम से उनसे मुलाकात हुई कि ये नीरज जी हैं, एक्टर हैं। तब बहुत ज्यादा मुझे लोग जानते नहीं थे, काम भी मैंने ज्यादा किया नहीं था। तो विवेक जी ने बोला ठीक है, आप सेट पे आना कल। तो वो टाइम पे मतलब व्हाट्सएप पे प्रोफाइल वाला
सिस्टम नहीं था, कम था। फोटो चलती थी, फोटो के पीछे आपका नाम, नंबर, एज, हाइट, एक्सपीरियंस फोटो के पीछे लिखा जाता था उस टाइम पे। तो मैं पहुंच गया फिल्म सिटी जहाँ पे उनका सेट था। तो अरविंद जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला ठीक है अपनी फोटो दे दो, दो चार एल्बम दिखाया उनको, तो उनको जो फोटो अच्छी लगी वो निकाल ली 4x6 की। लकीली 3 से 4 दिन में मुझे कॉल आया कि यार नीरज, एक कैरेक्टर है, एक दिन का है, चलेगा तुम्हें? एक गुंडे का है जो लड़की को छेड़ रहा है स्टॉल पे खड़ा होके। तो अब तारक मेहता का क्रेज ऐसा है कि मेरे से ज्यादा काम किए जो लोग थे, बंदे, वो क्रेजी होते थे, मतलब उसमें काम करने के लिए। यार मुझे कहा तारक मेहता करना है, तारक मेहता करना है। तो मैंने हाँ बोल दिया, मैंने कहा नहीं सर, करूंगा बिल्कुल। तो उसमें एक डायरेक्टर थे नीरज जी। तो मैंने जब वो परफॉर्म किया, तो डायरेक्टर को अच्छा लगा। तो डायरेक्टर ने बोला कि आपको किसने कास्ट किया? तो मैंने बोला कि अरविंद जी ने। तो बोले कि ठीक है। तो उन्होंने, उनको अच्छा लगा परफॉर्म, तो अरविंद जी से बोला कि यार इसको क्यों वेस्ट कर रहे हो, एक 1 डे 2 डे में कोई अच्छा कैरेक्टर हो तो बुलाना है, ऐसा करके। तो फिर रणवीर कपूर के साथ एक बर्फी का प्रमोशन में 10 से 12 दिन का ट्रैक आया, तो उसमें उसमें मुझे बुलाया। तो सिलसिला चलता रहा। फिर अरविंद जी से ऐसी ट्यूनिंग हुई, सारी तारक मेहता की टीम से इतने अच्छे रिलेशन हो गए, स्पॉट बॉय से लेके ड्रेस दादा से लेके सारे। तो शूट रहे या ना रहे, तब भी मैं सेट पे जाके बैठ सकता था, कभी भी आना जाना कर सकता था। तो वो चलता रहा सिलसिला। हर 2-3 महीने में मुझे रिपीट करने लगे वो, अलग अलग कैरेक्टर में। मैंने अ, तारक मेहता की आई थिंक 20 से 25 कैरेक्टर, मतलब एपिसोड्स किए हैं अलग अलग कैरेक्टर में, स्टोरीज की हैं, मतलब 20 से 25 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर में। तो लोग जानने लगे थे तारक मेहता, मतलब सबसे पहला मतलब वर्ड लोगों का यही होता था, आप तारक मेहता में आते हैं ना। तो ऐसा। उसके बाद आश्रम आई, तो आश्रम से थोड़ा सा दायरा बढ़ गया, फिर बड़ों में। और सारी वो प्रोडक्शन हाउस बड़ा है, प्रकाश झा सर का नाम बहुत है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। हमारे जंगल की तरफ देखना भी मत, और इस जंगल में जो कुछ पैदा होता है उस पर सिर्फ हम जंगल वालों का अधिकार है। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी उस टाइम पे कि आश्रम 1 2 ये हिट हो चुकी थी ऑलरेडी, अपना प्लेटफॉर्म ये बना चुके थे मार्केट में। तो 3 का वेट कर रहे थे लोग। और उसमें ही मुझे तारक मेहता ही में कर रहा था एक टाइम पे, गोवा से लौट के। तो तारक मेहता के सेट पे मुझे मैसेज आया था वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर का कि सर मैं बीजेपी से बोल रहा हूँ, ये ऐसा करके। तो मैं बड़ा खुश हो गया, यार ये तो आप फ्री है। तो मुझे पता था मैं फ्री नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोल दिया हाँ मैं फ्री हूँ सर, बिल्कुल, कब से आना है ये बताओ। तो बोले अभी आप एक ऑडिशन बना के भेजो। फिर मैंने ऑडिशन शूट किया। उन्होंने बोला एक टेक और चाहिए, थोड़ा ऐसा जो भी उसमें उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा करना है। तो 15 दिन के अंदर फिर मुझे वो उसका फाइनल हो गया कि आप फाइनल हो गए हैं। तो भोपाल में जाके फिर मैंने शूट किया। और फिल्म आने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जो कास्टिंग डायरेक्टर इंटरटेन नहीं करते एक्चुअली ना, जब तक आपका नाम नहीं होता तो कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर को मतलब क्या बोलूं कंसिडर नहीं कुछ नहीं करते। समझते। हम्म। हाँ, वो यार मैसेज वैसेज मत किया करो बार बार, जब होगा तो कुछ बताएंगे। बड़े हम्म। रूड रहते हैं। और वो जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार हैं, वो नहीं करते ऐसा। लेकिन जो हमसे एजुकेशन में कम है, हर चीज में कम है, वो भी अगर कास्टिंग की कुर्सी पे बैठा है तो वो एक्टर को लाइक बेकार ही समझता है कि जब तक आपका नाम नहीं है तो नहीं नहीं अभी कुछ नहीं है, आप फिट नहीं हो अभी। तो ऐसा चलता है इंडस्ट्री। क्योंकि 90% तो एक्टर ही हैं जो कुछ नहीं कर पाते, तो वो कास्टिंग में आ जाते हैं कि भाई सरवाइव नहीं कर पाते। लेकिन मेरा शुरू से ऐसा रहा कि मैंने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, रहने को लेके, खाने को लेके, बहुत तकलीफें झेली हैं। लेकिन मैंने ट्रैक चेंज नहीं किया कि मतलब पार्ट टाइम में ये कर लेता हूँ, असिस्टेंट बन जाता हूँ और फिर। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने ट्रैक चेंज किया पार्ट टाइम के चक्कर में, ये जरूरी, मैं मानता हूँ किचन चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो एक ऊपर वाले ने एक हुनर दिया था मुझे गाने का। तो उससे मैं नाइट क्लब में सिंगिंग करता था और दिन में स्ट्रगल करता था। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, मतलब मुझे कोई दूसरा डे का जॉब नहीं करना पड़ा। सर, आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा से आप जुड़े रहे, इसलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस शो को लेकर के जो कंट्रोवर्सी हुई, जो फीमेल आर्टिस्ट्स ने जो ब्लेम किया डायरेक्टर के ऊपर, तो क्या इसमें आपको वाकई सच्चाई लगती है? सर सच्चाई की तो बात देखिए, जैसे अशित मोदी जी है, थोड़ा सा रूड जरूर है वो। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने साल से वो शो चल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो पहले ये क्यों नहीं आई बातें,
जब शो बंद होने की कगार पे है तब ये सारी बातें उठ रही है। तो मुझे लगता नहीं असित जी का नेचर, मतलब वो गुस्से वाले हैं, थोड़ा सा रूड हैं, आर्टिस्ट को डांट देते हैं। मेरे सामने कई बड़े बड़े आर्टिस्टों को उन्होंने धो डाला, एक मतलब करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो, ऐसा। मेरे सामने नट्टू काका हो गए या शैलेश लोढ़ा जी हो गए, पेमेंट को लेके जैसे सोडी जी हो गए। तो वो असित जी किसी को कुछ नहीं समझते, सिवा दिलीप सर को छोड़ के। वो दिलीप सर की बहुत रिस्पेक्ट है सेट पे। दिलीप सर जैसे सेट में आते हैं तो कोई बंदा गुटखा पान बीड़ी सिगरेट उनके सामने का इतनी रिस्पेक्ट करते कोई कर ही नहीं सकता। बहुत डिसिप्लिन रहता है सेट पे। और मुझे मतलब थोड़ी सी इसमें सच्चाई तो नहीं लगती। अब बाकी तो वो खुद जाने जिन्होंने ये एलिगेंस लगाए हैं। क्योंकि इतने दिन के बाद अचानक से लोग सारे इकट्ठे आके बोलने लगे तो ये कुछ बात हजम नहीं होती है सर। लेकिन काफी लोग, जो लोग बोल रहे हैं या अभी भी बोल रहे हैं, वो काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं। और जी एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो डायरेक्टर होते हैं, हम एक तरफ तो उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि कैप्टन जी है, उनके अंडर में हमें काम करना है। अभी कुछ दिन पहले हमें टिटोरिया जी का इंटरव्यू करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिला, जो फिल्म गंगा जल में थे और प्रकाश झा जी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो जी उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कुछ ऑन कैमरा ये बताया कि प्रकाश जी भी जब फिल्में डायरेक्ट करते हैं तो उनका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है टुवर्ड्स एक्टर्स, वो अप टू द मार्क नहीं होता। ऑन रिकॉर्ड जी। उन्होंने बहुत कुछ बोला, वो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा डिग्निफाइड वे में बोल रहा हूँ। तो आपने तो उनके साथ काम किया है आश्रम 3 में, तो क्या आपका जी भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है उनके ट्रीटमेंट को लेके, प्रकाश जी को? देखिए, गंगाजल 2 में जब था तो मुझे बोला गया था कि मानव कौल है उसका एक राइट हैंड है वो उसका। तो मैंने कहा रितिम श्रीवास्तव थे जो अभी रक्तांचल के डायरेक्टर हैं, काफी बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, वो प्रकाश झा के एसोसिएट थे, प्रकाश सर के। तो उन्होंने बोला नीरज कर ले ये, मना मत करना, तो बाद में इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैंने रितिम जी के बोलने पे गंगा जल 2 में कर लिया। उसमें कुछ भी नहीं था मेरा, एक आध जगह डायलॉग था प्रकाश सर के साथ, फोन में कन्वर्सेशन था। बाकी तो मैं पूरी टीम के साथ भीड़ में बोल सकते हो आप, जो गुंडों की गैंग होती है ना। बस फर्क ये था कि आगे था थोड़ा, मैं पीछे नहीं था। तो वो गंगा जल में जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि सर थोड़ा सा सेट पे हाई टेम्पर रहते हैं, नो डाउट। दिल के बहुत अच्छे इंसान है, टैलेंटेड है, लेकिन बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, असिस्टेंट को आर्टिस्ट को डांट भी देते हैं। तो मैं उनसे डरा हुआ तो था कि यार ये तो बड़े डेंजर है, कहीं मेरे नंबर ना आ जाए, कहीं कोई लाइन गलत या कुछ परफॉर्मेंस या कुछ प्लेसमेंट मोमेंट को लेके गलत हो गया तो कहीं मुझे डांट ना दे। तो गुस्से वाले तो हैं वो, बैंड बजा देते हैं, मतलब सेट पे अगर किसी ने गलत किया तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं आश्रम में गया तो वही डर लेके गया मैं, कि प्रकाश झा सर के साथ काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अंदर डर रहता कि अगर मैं डायलॉग भूल गया या डायलॉग में कुछ गड़बड़ी हो गई, अब भी मैं गाली ना पड़ जाए मुझे। लेकिन आप बिलीव करें कि आश्रम में प्रकाश सर एकदम चेंज थे। मतलब वो प्रकाश झा थे ही नहीं जो गंगा जल के टाइम पे मैंने उनको देखा था। छोटे लाल जी, मेरा नाम छोटे लाल भुइयां था उस कैरेक्टर में। तो छोटे लाल जी आइए, तो मैंने उनके पैर छुए, क्योंकि मेरी मम्मी ने सिखाया है कि हर बड़े इंसान को जो है तो उनको रिस्पेक्ट करने के लिए हम उनके पैर छुए। लेकिन इंडस्ट्री में कई लोग इसको चापलूसी बोलते हैं, कहीं कुछ लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता। जो उस लायक है तो मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। और वो सामने वाला कुछ भी समझे, संस्कार के हिसाब से मैं चलता हूँ। तो उसी डर में था मैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस तब आया जब मुझे क्या लगा कि जैसे गंगा जल में था, राइट हैंड लेफ्ट हैंड खड़े आएंगे और ये डायलॉग भी होंगे तो और भी 5-6 लोग होंगे उसमें, मेरा डायलॉग है ये जो। लेकिन जब मैं होटल से सेट पर पहुंचा तो मुझे गाड़ी वैनिटी वैन तक ले गई। तो उसमें लिखा था छोटे लाल भुइयां, नीरज सिंह राजपूत। तो बड़ा शॉक्ड हो गया यार, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो मुझे लगा 5-6 लोग वैनिटी वैन में होंगे। लेकिन वो सिंगल वैनिटी वैन थी। लेकिन गंगा जल के टाइम पे मैं टेंट में था, जो टेंट में 10-12 लोगों को घुसेड़ देते हैं, जाओ भाई चेंज करके आओ, तो सब ओपन ग्राउंड में खड़े होकर कुर्ता चेंज कर रहे हैं। तो मुझे उधर इम्पोर्टेंस कैरेक्टर की समझ में आई कि मुझे वैनिटी मिली है, वैनिटी में नाम लिखा हुआ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उससे मैंने रियलाइज किया कि कैरेक्टर अच्छा है शायद। तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। हम्म। कॉन्फिडेंस आने की वजह से डर थोड़ा निकल गया।
हम्म। और अगर आपको डायलॉग प्रॉपर याद है, सब है, तो कहीं ना कहीं डर चला जाता है। तो जब सर से मिला, मैं जैसी सेट पे पहुंचा, जंगल के सीन था पहला वाला, बॉबी सर के साथ। तो जिन्होंने कास्ट किया था वो, नीरज जी डायलॉग याद है ना, कंफर्टेबल हो ना आप? हाँ, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा करने की, आप टेंशन मत लो। परफॉर्म किया तो जब डायलॉग बोला तो प्रकाश सर ने तुरंत वो कैमरामैन को बोला कि वो छोटीलाल भुइयां को जूम मारो। तो समझ में आ गया उन लोगों को। तो फिर जैसे जैसे होता गया, वन टेक हो गया, थोड़ा और बिल्डअप हो गया, फिर मेरा वो गन शॉट वाला जो सीन था वो आया। तो उसमें ये था कि उसमें गाली है उस सीन में। तो पहले मुझे जो स्क्रिप्ट मिली थी गाली थी, जब सेट पे गया तो उसमें गाली एडिट कर दी थी सर ने। तो असिस्टेंट आया कि सर ये गाली एडिट कर दी है सर ने। मैंने कहा ठीक है। लेकिन गाली एडिट करने की वजह से वो सीन थोड़ा सा डाउन सा जा रहा था, और सेट पे सब डरते हैं प्रकाश सर से, जो 1 2 3 कर रहे थे जो सारे पुराने एक्टर्स ना। तो जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने एक रिस्क लिया। मतलब मैंने ये सोचा कि करते हैं, अगर गुस्सा हो गए तो बोलेंगे सॉरी सर, रीटेक बाद में कर लेंगे। तो मैंने जैसे ही बोले सर छोटेलाल जी रिहर्सल करेंगे, तो मैंने कहा नहीं सर, टेक करते हैं। तो टेक हुआ, और उसी फ्लो में मैंने डायलॉग बोला और गाली भी दे दी। हम्म। गाली से इम्पैक्ट अच्छा आ रहा था फायर करने का। तो मुझे लगा अब चिल्लाए उन्होंने, अभी गाली पड़ी। लेकिन वो उन्होंने ओके बोल दिया शॉट, तो अच्छा लग गया शायद, तो वो गाली फिर ऐड हो गई, जिसकी वजह से मतलब सीन अच्छा लग रहा है थोड़ा। और सर इस बार बिल्कुल चेंज थे, मतलब वो जो प्रकाश झा पहले थे वो मुझे इसमें आश्रम में नहीं दिखे। सर, अगला जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ उसके पहले मैं आपको दो तीन बातें बताना चाहता हूँ। जी पहली बात तो ये कि आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर देख रहा हूँ, जो आपके बोलने का अंदाज है वो जी बताता है, कोई लेमैन भी बता देगा कि आप बहुत डिसेंट फैमिली से आप आते हैं। बहुत नाइस फैमिली से, बहुत अच्छा वेल कल्चर्ड फैमिली, आपका बैकग्राउंड आपकी बातों से पता चलता है। एक बात आपने और भी कही कि आपने अपनी मदर की बात कही कि कितनी अच्छी बात है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करता है कि बड़ों से मिलो तो आप उनके पैर छुओ, जो आज की डेट में एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन जी आपने इस कल्चर को आज भी जिंदा रखा है, भारतीय लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए। जी दूसरी तरफ आज टाइम्स ऑफ इंडिया, आज ही की दिन में, आज 11 अप्रैल है जब मैं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। तो गोविंदा जी के लड़के का इंटरव्यू आया है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे फादर ने कहा कि काम मिले या ना मिले स्क्रीन पे गाली मत देना। तो मेरा एक बात और कहना है कि हम अपनी जिंदगी में जब भी कुछ नया करते हैं, कुछ अचीवमेंट लगता है, तो हम अपने घर में बताते हैं, मदर को, फादर को, वाइफ को, बच्चों को, देखो ये हमने क्या किया। तो आपको जब कोई इस तरीके का रोल मिलता है जैसे कि आश्रम 3, चाहे आपका गाली देने का जो रोल हो, स्क्रीन रोल, चाहे वो कम हो, चाहे आपने कम गालियां दी हो, ज्यादा गालियां दी हो, तो जी आप या आप दूसरे एक्टर जब घर पे जाते हैं तो क्या बताते हैं? आप लोग दिखाते हैं कि ये देखो, ये हमने वेब सीरीज किया है, इसमें इस तरीके के जो रोल्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर अपनी वाइफ के साथ भी बैठे होते हैं तो कई सीन उसे देखना, डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जी जी। आप बताइए कि ये भारतीय संस्कृति पर चोट नहीं है? और ये कैसे आप लोग बता पाते हैं, इस अचीवमेंट को कैसे दिखा पाते हैं अपने लव्ड वंस के साथ? थोड़ा सा हमारे यहाँ बड़ी मतलब संस्कार ऐसे हैं कि मतलब बड़ों के सामने गाली वाली या कोई भी बैड हैबिट आपकी है तो वो मतलब हम दूर ही हैं सारी चीजों से, और घर के सामने मतलब लोगों से शेयर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन काम है ये, मुझे ऐसा लगता है। किरदार वो था, लोग जानते कि मैं कैसा हूँ, और वो किरदार वैसा था तो करना पड़ा। और ये वेब सीरीज वगैरह में ये सारी चीजें जैसे हो पा रही हैं अभी, मतलब होती हैं कि जो रियल में कैरेक्टर लोग होते हैं इस टाइप के, तो वो कैसे आम जिंदगी में रहते हैं, वो चीजें एज इट इज दिखाई जा रही है उसमें। तो कहीं कहीं कुछ चीजें अच्छी होती हैं जो मैसेज देती हैं, और कहीं कहीं कुछ चीजें खराब भी होती हैं जो यंगस्टर पे मतलब गलत असर भी डालती हैं। गालियां तो देखिए, मैंने देखा कि अभी 6 साल का बच्चा भी आजकल गाली दे देता है। अब वो पता नहीं कैसे ये सोशल मीडिया और ये सारी चीजों की वजह से बच्चे। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे रेप और रेप और रॉबरी और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व पाए गए। इसको लेकर के
पूरे भारत में इसको लेकर के चर्चा हो रही है। तो क्या हमें सिर्फ ये कह के स्क्रीन पर दिखाना चाहिए, हम रेप को भी दिखाएं, लाइव रॉबरी को भी दिखाएं कि ये तो हमारे भारत में हो रहा है। गालियां दे रहे हैं, ठीक है, हम इसे इनकार नहीं करते कि हमारे भारत में गली गली में लोग गालियां देते हैं, पर हमने दिलीप कुमार जी को, अमिताभ बच्चन जी को, शत्रुघ्न सिन्हा जी को, विनोद खन्ना जी को, मिथुन चक्रवर्ती जी को हमने कभी किसी को गालियां देते हुए नहीं देखा। सिर्फ ये कह के तो हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, और खास करके आप जैसे डिसेंट एक्टर से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। जी। आप लोग आवाज अब क्यों नहीं उठाते सर? इसमें ये है कि एक्टर्स में खासकर ये यूनिटी नहीं है। मतलब अगर आपने आवाज उठाई तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, मैं दे रहा हूँ ना सर गाली, आइए क्या करना है। तो यूनिटी अगर होगी तो ये चीज बदली जा सकती है। मतलब मुझे भी शौक नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता कि ये ऐसे रोल करके या गाली वाली दे के, वो संस्कार है ही नहीं हमारे। लेकिन अब वो कैरेक्टर था। और यहाँ पे एक्टर्स में बिल्कुल यूनिटी नहीं है सर। अगर किसी कोई अच्छा अच्छा काम नहीं है या वो नहीं कर सकते तो अपन ने मना किया तो दूसरा खड़ा है करने के लिए। आप आपने जिसमें आजकल बजट का भी ऐसा सिस्टम होगा कि आपने जो बजट बोला है उससे आधे में दूसरा तैयार है, उसके बाद फिर जो आधे में कर रहा हो उससे आधे में करने तीसरा तैयार हो, चौथा वाला फ्री में करने तैयार है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिटी को ब्रेक करती हैं ये। तो मुझे लगता है अगर और यूनिटी मुझे पॉसिबल लग नहीं रही है, क्योंकि बीच में सिंटा ने भी जो हम लोग का हमारा जो कन्वेंस को लेके आवाज उठाई थी, तो प्रोडक्शन ने ऑन स्क्रीन और या मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है देंगे। लेकिन कन्वेंस जैसे अभी भी नहीं दिया जाता, कहीं दिया जाता कहीं नहीं। और जो जिसको नहीं दे रहे हैं तो वो भी कंप्लेंट नहीं करता सेंटर में कि भाई काम नहीं देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे या। तो ये एक्टर्स वाली फील्ड में तो बड़ा मारा मारी है, मतलब काम के लिए सर। तो इस वजह से यूनिटी नहीं हो पाती, और यूनिटी ना होने की वजह से ये सारी चीज में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं करेंगे या ये वाला कैरेक्टर नहीं करेंगे। तो वो बहुत सी चीजें उसकी वजह से फिर आपको धीरे धीरे साइड कर दिया जाता है। अगर ज्यादा आप चूजी बन गए, आपका नाम हो जाए, आप बन जाओ अमिताभ बच्चन शाहरुख खान, तो फिर आप बोलो कि नहीं भाई ये नहीं करूंगा। ठीक है सर, कोई अच्छा अच्छा वो सब एक्सेप्ट करेंगे। मतलब पूरा नाम का खेल है सर इंडस्ट्री में। आपका नाम हो गया तो आप मतलब जो बोलेंगे वो करेंगे आप मतलब वो हर चीज एक्सेप्टेबल है आपकी। और जब तक आपका नाम नहीं तो ना, अरे हटाओ यार ये बहुत इसके नाटक है या बहुत चीजें हैं, मतलब ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, तो फिर वो आपको डिलीट कर देते, फिर आपको दोबारा नहीं बुलाते हैं वो। और मजबूर रहता है एक्टर कि भाई सपना पूरा करना है, करना सबसे पंगे लेता रहेगा, तो फिर कोई दूसरा धंधा खोल ले या दूसरा ही जॉब कर ले। ऐसा है, फिर अगर इस लाइन में आए हैं तो आपको तैयार होके आना पड़ता है कि भाई सब करना है एक्सेप्ट करके। बहुत हद तक ये गला काट प्रतियोगिता कंपटीशन कह सकते हैं। बिल्कुल सर, बड़ी। ये भी बात आपने बिल्कुल सही कही कि माइट इज राइट। अगर आप उस पोजीशन पर हैं तो आप चूजी हो सकते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है अपनी जगह पे। सर एक बात और बताइए, आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टार किड्स के बारे में आपने बोला, तो ऐसे जी बहुत सारे आपने असाइनमेंट्स किए हैं जिसमें बड़े बड़े चेहरे थे, ऐसे चेहरे थे जो फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं। जी। तो बहुत सारे हम एक्टर्स को देखते हैं कि जब उनके साथ काम करते हैं, खासकर स्टार किड से, तो वो उनकी तारीफ ही करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, बहुत अच्छे हैं, डाउन हैं। आप बताइए कि आपका ऑनेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, आप ऑनेस्टली बताइए कि क्या ये जो स्टार किड्स हैं, ये वाकई जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनके साथ ये वाकई अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए जैसे मैंने बॉबी सर के साथ काम किया तो वो तो बहुत कूल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो। रणवीर कपूर जब आए थे सेट पे तो मुझे उन्होंने बता दिया था कि ये लवली सिंह, हमारे हमने रीडिंग कर ली थी एक बार वैनिटी में। तो वो भी बड़े डाउन टू अर्थ, मतलब जब वो सेट पे आए तो हाय मैं रणवीर कपूर, तो हम लोग हंसने लगे सर आप आपको बताने की जरूरत है। तो उनका बिहेव अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब बल्कि मैंने ये देखा कि जैसे अर्जुन कपूर हो गए, तो मैंने एक ऐड किया था अभी इंडियन रेसिंग लीग उनके साथ, तो थोड़ा सा सारे लोग तो नहीं लेकिन जैसे रणवीर सर अच्छे थे, बॉबी सर अच्छे थे, अर्जुन कपूर थोड़ा सा रूड थे। मतलब वो फोटो को, मैं तो वैसे भी फोटो के लिए जाते ही नहीं, जैसे कि मतलब पता नहीं क्यों अंदर से जैसे कि सर फोटो निकालना है, जो वर्किंग स्टिल मिल गई तो मिल जाती है मुझे।
तो वो मैंने बाकी लोगों के साथ देखा कि बहुत रूड थे वो, कि अगर वो उनसे शॉट नहीं हो पा रहा है या दो तीन टेक जा रहे हैं तो वो अपना गुस्सा, यार तुम इसको इसको हटाओ सामने से, ये हंस रहा है, ये देख रहा है, ये क्या आप, ये तो सामने कोई नहीं चाहिए मुझे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब परफॉर्मर जो होता है वो उसके सामने कोई भी खड़ा रहे, जब कैमरा ही खड़ा है आपके सामने तो किसको किसको हटाओगे आप। तो कहीं ना कहीं ये लोग ना, अगर कुछ परफॉर्म उनका खराब है तो ये पब्लिक को या असिस्टेंट को, दूसरे लोगों को ब्लेम करने लगते हैं। यार ये आवाज आ रही बाहर से, वो बंद करवाओ। ये तो हम समझ जाते हैं कि अभी ये इधर उधर वो करके कि भाई मैं तो सही कर रहा हूँ, ये इधर आवाज आ रही है इसलिए डिस्टर्ब। लेकिन एक अच्छा एक्टर जो होता है उसको कहीं की भी आवाज आए, सामने खड़ा होकर हंस रहा हो बंदा, आपको चिढ़ा रहा हो खड़े होके कैमरे के पीछे से, लेकिन परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म करेगा। तो सारे तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों में जैसे जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला उनके बारे में बता सकता हूँ मैं। सर अभी हमने देखा लीजेंड एक्टर मनोज कुमार जी हमारे बीच नहीं रहे, जी। और उनके क्रिमेशन पर उनके टाइम के लोग पहुंचे जी। लास्ट राइट्स में। तो आप जिस जनरेशन को बिलोंग करते हैं, तो आपके जनरेशन पर एक ब्लेम लग रहा है कि जो नए फेसेस हैं, अब आप लोग के नाम से बॉलीवुड जाना जाएगा, टीवी इंडस्ट्री जाना जाएगा। तो नए जनरेशन में से मेरे ख्याल से, या जो लोग कह रहे हैं कि लगभग कोई भी उस क्रिमेशन में शरीक नहीं हुआ। तो क्या ये जो ट्रेंड है, पहले तो आप ये बताइए कि आप मनोज कुमार जी को कैसे याद करते हैं, कैसे उनको जानते हैं, और मैं आप तो या आपकी जनरेशन का कोई एक्टर अगर नहीं जाता है तो क्या इसे अच्छी शुरुआत माना जाएगा? नहीं सर, जैसे मनोज जी की बात करें तो जो अपना इंडिया भारत, तो मैं भारत को देखता हूँ कि भारत वैसे ही हो, मतलब उसका कोई इमेज तो नहीं है भारत का। लेकिन मनोज सर को देख लें तो लगता है कि वो बड़े डेडिकेट थे, मतलब पिक्चर चले ना चले, उससे रिकवर हो ना हो लेकिन वो देश के लिए, मतलब मैंने शुरुआती फिल्मों में वो रहे रोमांटिक और सारी चीजों में, लेकिन जब उन्होंने एकदम अपना ट्रेंड चेंज किया तो अ, वो उसी लिए पहचाने जाते हैं, देशभक्ति फिल्मों के लिए। जितनी ज्यादा फिल्में उन्होंने बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और डायरेक्टर या एक्टर ने बनाई है। और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं काफी उनके गाने जो अमर हो चुके हैं आज तक, वो फिल्मों की क्रांति जैसी फिल्में आज भी सुन लेते हैं तो वो एकदम गूज़बम्प आ जाएगा आपको। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं मुंबई में था नहीं, नहीं तो मैं कैसे भी पहुंच जाता उधर पे। मतलब तारक मेहता में जितने सारे, जैसे नट्टू काका, हाथी भाई, इनकी जब डेथ हुई तो मैं अवेलेबल था, तो मैं पहुंच गया था। हमें तारक मेहता में जब भी ऐसा कुछ होता है अच्छा या बुरा, तो एक मैसेज आता है प्रोडक्शन की तरफ से कि ऐसा ऐसा हो गया है यहाँ पे, तो अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो हम पहुंच जाते हैं। अगर मैं यहाँ होता तो डेफिनेटली जाता, क्योंकि मतलब आपका फर्ज बनता है, और मतलब एक रिस्पेक्ट होती है कि मतलब एक महान कलाकार हमारे बीच से चले गए हैं, तो ये बहुत तकलीफ वाली बात होती है। हालांकि ये अलग बात है कि ये सच्चाई है जिंदगी की, मतलब आज सबको एक ना एक दिन ऐसे सबके साथ होना है जो, तो मुझे लगता है कि किसी की मतलब खुशियों में ना जाए, लेकिन ये इसमें तो बगैर बुलाए आपको कैसे भी पहुंच जाना चाहिए। लेकिन अभी आजकल अ, लोग उसके यहाँ जाते हैं जिनके पास जाने से उनको कुछ फायदा मिले। जैसे कोई चला गया तो उसका कोई बेटा बाकी है, या फैमिली का जो प्रोड्यूसर है या बड़ा चेहरा है, तो वो चला गया, वो तो चला गया, लेकिन उनको दिखाने के लिए लोग जाते हैं। अब उनने कहा मनोज कुमार जी तो लास्ट थे, उनके बेटे भी इस फील्ड से नहीं है, तो लोग हर चीज में अपना फायदा देखते हैं एक्चुअली। अरे यार कौन जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, उनको शूट है या रिलेवेंट नहीं लगे। जी। सर सलमान खान जी भी मध्य प्रदेश से आए थे, आप भी मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, जबलपुर से। तो कभी ये फील हुआ कि जब वो ये नाम कर सकते हैं तो मेरे लिए भी दिल्ली दूर नहीं है, बहुत जल्दी मैं भी वो सेम पोजीशन अचीव करूंगा? जी, बस सपना तो ये है कि सलमान भाई के साथ, शाहरुख जी के साथ, सबके साथ काम करने का मौका मिले। अभी तो हालांकि मैं अपने आप को मानते नहीं हूँ कि बस ये मान सकते हैं कि उस रास्ते पर हूँ मैं जहाँ मंजिल में पहुंचना है मुझे। बहुत ज्यादा ख्वाहिश भी नहीं है, मतलब इतना कि बस इतना भगवान दे दे कि किसी को बताना ना पड़े कि मैंने ये काम किया है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, उसमें देखा है आपको। मैं सक्सेस उसको मानता हूँ कि जब आप किसी को बोलना ना पड़े कि आप कौन है, आपने क्या किया है, तो तब मैं समझूंगा कि सक्सेस है। और है तो सपना मेरा
स्टार बनने का, हर इंसान एक्टर हीरो ही बनने जाता है एक्चुअली मुंबई। कोई ये सोच के नहीं जाता कि मैं विलेन बनने जा रहा हूँ या कास्टिंग डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सपना लेके आया था मुंबई की कास्टिंग डायरेक्टर बनूंगा बहुत बड़ा। तो ये कास्टिंग कोई एक्चुअली ये पोस्ट ही नहीं है, जबरदस्ती की बनाई हुई एक पोस्ट है। लोगों ने अपना सरदर्द दूसरों के सर पे मढ़ दिया है, वो उसको कास्टिंग वो वैसा हो गया सीन। तो अभी पहले तो ऐसा होता था कि काम बड़ा डायरेक्टर से आप डायरेक्ट मीटिंग कर लेते थे, उनके ऑफिस के नीचे बैठे रहते थे 10 बार, साल भर तक चक्कर लगाओ तो एक दिन फिर वो काम देता था आपको। लेकिन अभी डायरेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं आप। जब आप कास्ट होते हैं उसके बाद आपको डायरेक्टर के सामने जाने का मौका मिलता है। बहुत सारी चीजें ऐसी सर। आप जब फिल्मों में नहीं आए थे तो आपने भी, आप जब फिल्में देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन थे, और क्या जी अमित आपसे मिलने का मौका मिला मुंबई आने के बाद? जी अमिताभ बच्चन जी मेरे फेवरेट थे शुरू से। और दिलीप साहब थे। दिलीप साहब से तो मिलने उसका मतलब उनसे मिलने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन अमित जी से मिला था। सत्या 2 की स्क्रीनिंग हो रही थी ताज में। तब नितिन रैकवार जो जिन्होंने राइटर हैं वो, जिन्होंने खल्लास, बच के तू रहना और ये आपने देख जितने टपोरी सॉन्ग्स हैं ना वो सारे लिखे हुए हैं कि बोरीवली में दारू काटदा कांदीवली में, ये सारे गाने उन्हीं ने लिखे हुए हैं। तो वो दोस्त थे मेरे, तो उन्होंने बोला चल चल नीरज रामू जी की स्क्रीनिंग में चलते हैं, बुलाया उन्होंने। तो मैं भी चला गया कि भाई रामू जी से मुलाकात हो जाएगी, हो सकता है काम भी मिल जाए आगे कुछ। तब मैं अमित जी से तब मिला था। उसमें काफी सारे स्टार्स आए थे, मनोज बाजपेयी आए थे, के मेनन सर आए थे, मकरंद देस जी आए थे। और हालांकि कभी कभी अवार्ड्स शो में जाने का मौका मिल जाता है तो बात तो नहीं की मैंने पर्सनल खड़े होके, लेकिन यह है कि उनके इर्द गिर्द उनके साथ रहा हूँ आसपास। सर, आपको कभी किसी ने बताया कि अमित जी का जो लुक था, अपीयरेंस था जंजीर में, आपका भी लुक बिल्कुल वैसे ही है? लो कभी जो किसी ने हेयर स्टाइल बताया? था मेरा, पहले कान वान के ऊपर बाल थे ना, हम्म। तब लोग कहते अरे अमिताभ बच्चन जैसे बाल रखा हुआ है यार, ये तो हम्म। तू क्या पुराने जमाने मतलब ये। लोग बोलते थे हल्का फुल्का, लेकिन जैसे अभी कुछ लोग कि सोनू सर से थोड़ी झलक मिलती है, कोई बोलता है रवि तेजा से थोड़ी झलक मिलती है आपकी। बिल्कुल। तो ठीक है, अच्छा लगता है मतलब जब ऐसे बोलते हैं रवि तेजा, तो मेरे को लगता नहीं मतलब हीरो बन सकता है उन्हें ऐसा। तो ये चीज लगती है कि चलो इनसे मिलते हैं थोड़ा बहुत भी अगर, तो मतलब वो हीरो है तो मतलब कोई ले सकता है। तो मैंने अभी तेलुगु फिल्म आ रही है साउथ से की जो नरकासुरा, जिसमें बिल्कुल। एसआई राजन का मैंने कैरेक्टर किया है। तो हैदराबाद से पूरी यूनिट आई हुई थी। हम्म। तो यूनिट के सारे लोग वही बोले थे रवि अन्ना जैसे लग रहा है करके। तो काफी लोग ने नंबर भी लिया कि सर मैं डेफिनेटली कॉल करेगा आपको, मतलब मैं बताता हूँ आपको 2-3 प्रोजेक्ट हैं ऐसा। तो मेरी बड़ी इच्छा थी साउथ में काम करने की, क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट टाइम एक बार किया है। उसके पहले सुना था काफी कि बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत डिसिप्लिन है, अच्छे से काम होता है। तो नेक्स्ट मंथ आई थिंक वो रिलीज होगी नरकासुरा। तो उसमें मैंने तेलुगु में सारे डायलॉग बोले हैं। हम्म। डायरेक्टर ने फ्री छोड़ा था तेलुगु कि में आप, बोलने में कोई दिक्कत नहीं आई? तेलुगु बोलने में? बड़ी टफ लैंग्वेज है सर। मतलब वो बाकी लैंग्वेज मुझे लगता है कि ये तेलुगु के जो एक्सेंट है वो अलग ही थोड़ा। तो मैंने वो जब 4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, वर्कशॉप वगैरह हुआ, तो मैंने जो असिस्टेंट थे उनसे फ्रेंडशिप कर ली, उनसे बोला कि इसका हिंदी में मतलब बताओ मुझे पहले तो, और आप बोलते जाओ तो मैं लिखते जाता हूँ। तो वो जैसे अय्या, तो मैंने उसको रोमन में वैसा लिख लिख के ऐसा पूरा डायलॉग कर लिया। तो फिर उसमें चरण राज और नासिर जी जो बाहुबली में थे, सारे एक्टर थे बड़े बड़े, तो मेरा उनके साथ सीन था। तो डायरेक्टर ने बोला, सेबेस्टिन सर हैं जो आरआर में असिस्टेंट थे, बाहुबली में असिस्टेंट थे, तो उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग। तो नीरज जी आप कंफर्टेबल हैं ना? नहीं है तो हिंदी में बोलिए, हम उसको डब कर लेंगे। तो मैंने वो, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट हैं वो नाराज हो सकते हैं अगर ज्यादा टेक लिए, तो मैंने कहा सर एक बार ट्राई करता हूँ, नहीं होगा तो हिंदी में कर लेंगे। तो मुझे, मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया कि यार मैं ऐसा मतलब कर क्यों नहीं सकते भाई, जब वो लोग तेलुगु वाले हिंदी में इधर आके बोल सकते हैं तो कोशिश करने में क्या बुराई है। आसान रास्ते तो बन जाते हैं बाद में, लेकिन मैं कई बार को चैलेंज को एक्सेप्ट करते, तो मैंने वो किया। थोड़ा घर में प्रैक्टिस करता रहा, याद कर लिया, और जाके मैंने धड़ाधड़ 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 बोल दिया। उसमें डायलॉग था कि अय्या మీకు కానీ शिवा गाड़ी की कहानी अड्डू पटालनी का दैया।
కనిశమ శివగాడి బండి చందే తేల్సిదయ్య మన బండిని వీలుకుండ అదేమ సబ్కుండ నేరుగా దిగుంటది మల్లాది నడు విడల మల్లాది నడ్డికి పెళ్ళైనట్టు గాని విడలు నట్టు గాని ఎనాది వెళ్ళేది सर ये डायलॉग था उसमें। मतलब आपने क्या बोला सर? ये एक्चुअली एक सीएम रहते हैं, सीएम की का जो ट्रक है वो हमेशा गुजरता है, तो जो उसमें हीरो रहता है हमेशा वो ट्रक लेके गुजरता था मेरी पोस्ट से, तो मैं उसको रोकता नहीं था, निकल जाता था। उस दिन वो हीरो नहीं होता उस ट्रक में, तो उसमें ड्रग्स वगैरह होते हैं, तो मैं रोक लेता हूँ। तो वो मंत्री का नाम बताता है, मैंने बोला गाड़ी चेक करता हूँ, मैं उसको जब्त करता हूँ, बोला कि कोई भी हो चल, मेरे को कोई मतलब नहीं इसमें ड्रग्स है करके। तो वो आते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तो मैं बोलता हूँ कि सर अगर मुझे पता होता कि ये आपकी गाड़ी तो मैं नहीं रोकता, मुझे तो पता है जब वो हीरो का नाम लेके जब वो आते थे तो मैं तो गाड़ी नहीं रोकता था, जाने देता था, लेकिन इसमें ड्रग्स है और अ, इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। और अगर आप ये सब सारी मतलब उनसे वो उनको वो करता हूँ कि भाई मैंने इसलिए गाड़ी रोकी क्योंकि इसमें वो हीरो वो बंदा नहीं था जो, और मुझे थोड़ी पता था कि आपकी गाड़ी है, मुझे पता होता तो मैं नहीं रोकता, और इसमें ड्रग्स था तो इसलिए मैंने ये गाड़ी रोकी सर। और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ऐसे ही सब सारे डायलॉग थे सर उसमें। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप जी गाते बोलिए सर। अच्छा हैं, तो अगर आप अपने फैंस के लिए कोई अच्छा सा जो भी आपको पसंद हो 2 लाइनें गुनगुना दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम काली काली घटा ढल रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है, आज मौसम बड़ा। थैंक यू। बहुत खूब सर, बहुत खूब, वाकई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो व्यूवर्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आप कमेंट करके ये भी बताइए कि आज के जो गेस्ट नीरज सिंह राजपूत जी हैं, फ्यूचर में आप उनको किस तरीके के रोल में देखना चाहते हैं, और आपने इनका कौन सा सीरियल, कौन सा वेब सीरीज या कौन सी मूवी आपने देखा है, किस रोल को आपने पसंद किया है। अगर आप कमेंट करेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और बाकी व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा, आई एम डेड श्योर। तो आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स, आप समय निकालते हैं एपिसोड्स को देखते हैं, ये वाकई हमारे लिए बहुत खुशी और प्राउड की भी बात है। तो मैं हूं आपका दोस्त आशीष कुमार, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।